सबके कहने से इरादा नहीं बदला जाता, हर सहेली से दुपट्टा नहीं बदला जाता। हम के शायर हैं सियासत नहीं आती हमको, मुंह देख कर हमसे लहजा नहीं बदला जाता। हम फकीरों को फकीरी का नशा रहता है, वरना क्या इस शहर में शजरा नहीं बदला जाता। गम से फुर्सत ही कहाँ है कि तुझे याद करूं, इतनी लाशें हों तो कांधा नहीं बदला जाता। और शेर सुने, अब रुलाया है तो ना हंसने पे मजबूर करो, रोज बीमार का नुस्खा नहीं बदला जाता। और उम्र एक तल्ख हकीकत है मुनव्वर, लेकिन जितने तुम बदले हो इतना नहीं बदला जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स। आपका सर ज़ीशान हैदर, एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 8। और आज हम चैप्टर नंबर 8 का पहला लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 का जो पहला लेक्चर है ना, इसमें जितने भी हम डिस्कशन करेंगे वो सारी की सारी शॉर्ट क्वेश्चन वाली है। इसलिए मैंने ना बोर्ड के ऊपर सारा कुछ लिख दिया है। आप इस पहले लेक्चर को बेशक टेक्स्ट बुक से ना पढ़ें, आपको मेरे लेक्चर से ही सारा कुछ मिल जाएगा। इफ़ यू वांट, अगर आपको टेक्स्ट बुक से मज़ा आता है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। प्यारे बेटे, हमारे इस चैप्टर का नाम जो है वो है चैप्टर नंबर प्यारे बेटे, हमारे इस चैप्टर का टाइटल है चैप्टर नंबर 8 और आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 1 और हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। सर जी ये तो हमें आता है, हम तो ये पढ़ चुके हैं, 10th क्लास का पहला ही चैप्टर यही था, केमिकल इक्विलिब्रियम। बेशक आपने वहाँ पढ़ा होगा, वहाँ यहाँ जो है बहुत सारी एडवांस लेवल की चीज़ें हैं जो आपने हमसे सीखनी हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसकी दो किस्में होती हैं। नंबर 1, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। इर्रिवर्सिबल रिएक्शन, आइए इर्रिवर्सिबल रिएक्शन की हम पहले एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरा होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, उसकी भी हम पहले जो है ना जनाब एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ये देखो मैं आपके सामने इर्रिवर्सिबल रिएक्शन लिख रहा हूं। कौन सा? H2 गैस है हाइड्रोजन की, उसका रिएक्शन हो जाए अगर ऑक्सीजन की गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क। इलेक्ट्रिक स्पार्क कहते हैं बिजली की मदद से पैदा की गई चिंगारी, ठीक है। और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बना देते हैं H2O, जिसे हम वाटर कहते हैं। अगर आप इस इक्वेशन को बैलेंस करना चाहते हैं तो इधर भी आपको 2 लगाना पड़ेगा, इधर भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। ये जो रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखा है, इस रिएक्शन को इर्रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है? बेटा जानिए, ये डेफिनेशन लिखी हुई है, इट टेक्स प्लेस ओनली इन वन डायरेक्शन अंडर सेम कंडीशन। सेम कंडीशंस में ये सिर्फ एक डायरेक्शन में जाता है, यानी रिएक्टेंट ओनली गोज टुवर्ड द प्रोडक्ट, बस इसको बोलते हैं इर्रिवर्सिबल। जो वापस ना आए, फॉरवर्ड जाए, उसे कहते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। एक और मिसाल भी खड़का दीजिए सर जी। एक और मिसाल मैं आपको देता हूं। आप ले लें सोडियम की मेटल, उसको डाल दें पानी के अंदर। सोडियम की मेटल को जब पानी में डालेंगे तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड पैदा होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इस पूरी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ भी 2 लगाना है, इधर भी 2 लगाना है, इधर भी 2 लगाना है। नाउ दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये भी आगे की डायरेक्शन में तो जाता है, पीछे कभी भी वापस नहीं आता, तो इस रिएक्शन को भी हम इर्रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। आइए इनको एक एक करके याद करते हैं। सच रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन स्टॉप, रुक जाते हैं व्हेन, जब LR कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट यूज्ड अप। जब लिमिटिंग रिएक्टेंट इस्तेमाल हो जाता है तो ऐसे रिएक्शन रुक जाते हैं। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ये जो 2 रिएक्टेंट हैं, दोनों में से एक होता है कम मिकदार में, जिसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। फर्ज करो पानी की बहुत सारी बड़ी बाल्टी है और उसमें हम थोड़ा सा सोडियम डाल रहे हैं, तो रिएक्शन होगा ये। जब सोडियम खत्म हो जाएगा तो ये रिएक्शन भी ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। आगे चलते हैं। इट ऑलमोस्ट गोज टू कंप्लीशन, शॉर्ट लिखा है मैंने, कंप्लीशन है ये लफ्ज। ये जो इर्रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं हम इनको कंप्लीट रिएक्शन कहते हैं। जो ऑलमोस्ट, तकरीबन जो है ना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाते हैं।
अब ये कंप्लीट रिएक्शन या मुकम्मल रिएक्शन का क्या मतलब है? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑल द रिएक्टेंट कंप्लीटली किस में तब्दील हो जाएं, प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएं, पीछे कुछ ना बचे, ऐसे रिएक्शन को कंप्लीट रिएक्शन का नाम देते हैं। और इर्रिवर्सिबल रिएक्शन ही कंप्लीट रिएक्शन होते हैं। आगे चलते हैं। नो इक्विलिब्रियम स्टेट एग्जिस्ट। इर्रिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम नहीं आता। आगे देखेंगे हम कैसे। दे मे बी प्रोसीड इन ओपन एंड क्लोज्ड कंटेनर। एंड की जगह आर लिख लें, आर क्लोज्ड कंटेनर। वो कहता है ये जो इर्रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ना, ये आप क्लोज्ड कंटेनर में भी करवा सकते हैं जिसका ढक्कन शक्कन बंद हो, कंटेनर बर्तन को कहते हैं, और ओपन खुले कंटेनर में, खुले बर्तन में भी आप करवा सकते हैं। इसके बरक्स जब हम राइट साइड पे आते हैं तो हमें मिलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं? द रिएक्शन takes place in both direction, फॉरवर्ड आगे भी, रिवर्स पीछे भी, सेम कंडीशन में। ऐसे रिएक्शन जो आगे को भी जाएं, यानी जिनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी जाएं और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में भी आए। मिसाल के तौर पर हमारे पास है PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये जब टूटता है ना, ये डिकम्पोज होता है, PCl3 बनाता है और साथ में Cl2 बनाता है। फिर यही दोनों रिएक्टेंट आपस में मिलके पीछे भी आते हैं और ये रिवर्स कंडीशन में दोबारा से रिएक्टेंट भी बनाते हैं। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हों और फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील हो रहे हों, यानी आगे की डायरेक्शन जो है हम उसे फॉरवर्ड कह देते हैं और पीछे की जो डायरेक्शन है उसे बैकवर्ड भी बोलते हैं, रिवर्स भी बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके हो गया। सर जी कोई और एग्जाम्पल तो दीजिए। जी बड़ी मशहूर एग्जाम्पल है, वो है नाइट्रोजन गैस जब रिएक्ट करेगी हाइड्रोजन गैस के साथ तो ये बनाएंगे NH3 जिसे हम अमोनिया कहते हैं, और ये फिर पीछे को जब आएंगे तो ये बनाएंगे दोबारा से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप इसको 3 से ज़रब दे दें, इसको 2 से ज़रब दे दें। हम बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन जो है वो आगे चल के पढ़ेंगे, अभी नहीं, ठीक है। मगर आपको इतना तो ये रिएक्शन आता है कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन थे तो यहाँ पर 2 थे, जहाँ 2 3 का चक्कर हो वहाँ 3 2 लगा देते होते हैं। ओके हो गया। अब आए इसकी बाकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। नो कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। इस केस में कोई भी रिएक्टेंट लिमिटिंग नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि रिएक्शन में रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं ना, फिर थोड़ी देर के बाद जब बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं तो फिर वो वापस रिवर्स गियर लगा के दोबारा से रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देते हैं। तो कभी भी रिएक्टेंट खत्म ही नहीं होते, तो जब खत्म नहीं होते तो फिर लिमिटिंग कहां से आया? आगे चलें। इट नेवर कंप्लीट। जी, ये कभी भी मुकम्मल नहीं होते। रिवर्सिबल रिएक्शन कभी मुकम्मल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट आर कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट, दोनों काम चल रहे हैं। तो कंप्लीशन तो उस वक्त होती ना जब सारे रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में चले जाते, पीछे कोई रिएक्टेंट ना बचता। इस वक्त ऐसा अगर होता तो हम इसे कंप्लीट रिएक्शन कहते। आगे चलें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इक्विलिब्रियम इज अल्टीमेट गोल। ये जो रिएक्शन होते हैं ना रिवर्सिबल, इनका आखिरी गोल क्या होता है? इनका आखिरी मकसद ये होता है कि हम इक्विलिब्रियम हासिल कर लें। ये इक्विलिब्रियम क्या होता है? आप 10th में पढ़ चुके हैं, आप मुझसे भी पढ़ेंगे, फर्क भी देखिएगा इंशाल्लाह। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार बराबर हो जाती है उसको हम इक्विलिब्रियम। आगे हम वही पढ़ने लगे हैं। आगे चलते हैं। ओनली कैरिड आउट इन द क्लोज्ड कंटेनर। बंद कंटेनर में, ऐसा बर्तन जिसके ऊपर आप ढक सकते हैं, जिसको ढक्कन दिया जाएगा, उसके अंदर ये वाला रिएक्शन हो सकता है। ओपन कंटेनर में ये नहीं होता। यहां पर हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल होता है। आगे चलते हैं। एक और कंपैरिजन है हमारे पास, नई बात है जो आपने पहले कभी भी नहीं पढ़ी, यानी 9th 10th में। मैक्रोस्कोपिक इवेंट्स क्या होते हैं और दूसरा माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स क्या होते हैं। इवेंट्स की जगह चेंजेस भी लिखा जा सकता है। मैक्रो माने बड़े, माइक्रो माने छोटे। बहुत आसान। वो वाले चेंजेस, वो वाले इवेंट जिनको हम अपनी नंगी आंख से, नंगी का मतलब है आम आंख से, बगैर माइक्रोस्कोप के जिन हालात को, जिन चेंजेस को, जिन तब्दीलियों को हम अपनी आंख से देख सकते हैं होते हुए, उन्हें कहते हैं मैक्रोस्कोपिक इवेंट्स। और जिन चेंजेस को किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो अंदर हो रहे होते हैं, हमारी आंखें इस काबिल नहीं है कि उन चेंजेस को देख सकें, उन्हें हम नाम देते हैं माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स। और ये फिनोमिनन होते हैं, यानी नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, तो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, एग्जांपल्स भी। आइए स्पीड लगाते हैं।
द फिनोमिना दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड, देखा जा सके, विद नेकेड आई, आम आंख से, आर कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक इवेंट। और आगे चलें, द फिनोमिना दैट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड, जिसे हम ना देख सकें, विद नेकेड आई, आम आंख से, आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक इवेंट। अब आपको एग्जांपल दूंगा, देखो कितनी एग्जांपल हमारी बुक ने लिखी है, इतनी एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आए सारी लिखनी पड़ेगी एग्जांपल, दो काफी है, कोई सी दो लिख दें। देखें नंबर 1, चेंज इन कलर, कोई भी रिएक्शन होता है उसमें जो कलर चेंज आता है वो हमें आम आंखों से नजर आ जाता है, दिस इज कॉल्ड मैक्रो। उसके बाद एवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान इवॉल्व होने वाली हीट या एब्जॉर्ब होने वाली हीट, यानी रिएक्शन में अगर हीट इवॉल्व हो रही है तो भी हमें पता चल जाएगा, हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो भी हमें पता चल जाएगा। कैसे? जब हीट इवॉल्व हो रही होगी तो वो बर्तन जिसमें आप रिएक्शन कर रहे हैं गर्म हो जाएगा, जब हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी तो वो बर्तन जिसमें आप रिएक्शन कर रहे हैं वो ठंडा हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, पीपीटी कहते हैं प्रेसिपिटेट, फुटकड़ियां, सॉलिड चीज बन के नीचे बैठ जाएगी, हमें नजर आएगी, बिल्कुल आएगी। एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, जब कोई गैस निकलती है तो हमें पता चलता है, कैसे पता चलता है? गैस तो नजर नहीं आती। ओए कोल्ड ड्रिंक, ओए कोका कोला का ढक्कन खोलते हो, गैस निकल रही है, एफरवेंसेस होती है, ऐसे 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 बुलबुले छोटे छोटे, पता चल रहा होता है, जी जी पता चल रहा होता है। आंखें देख रही होती हैं, हाँ हाँ, निगाहें देख रही होती हैं। चेंज इन वॉल्यूम एंड प्रेशर, वॉल्यूम चेंज होगा तो भी पता चल जाएगा, प्रेशर चेंज होगा तो भी पता चल जाएगा आंखों से। उसके बाद चेंज इन कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, इसका मतलब यह है कि कोई भी सब्सटेंस की कंपोजिशन चेंज हो गई, शक्ल चेंज हो गई, कंपोजिशन चेंज होगी, बनावट चेंज हो गई तो भी हम आंखों से देख लेंगे। गहराई में जाते नहीं है, टाइम नहीं होता, इतना काफी है। आगे देखते हैं, माइक्रो, कुलयन बिटवीन मालिक्यूल, मालिक्यूल्स के दरमियान जो टकराव होता है, कुलयन होता है, उसे हम नहीं देख सकते। मालिक्यूल तो बहुत छोटा है, कितना छोटा है, अगर आप फुल स्टॉप लगाएं ना पेंसिल के सिक्के से अपने पेज पे, तो इस एक फुल स्टॉप में 20 लाख एटम होते हैं। एटम इतनी छोटा है। हाँ, कुदरत के करिश्मे हैं, अकल हो तो कदर आवे, किताबत के तरीके हैं, जहां जेरो जबर आवे, जब भी एक बात कहता हूं सभी सुन लो सबर आवे, एटम भी क्या जर्रा है जो ना नजर आवे मगर आवे। हाँ हाँ, नजर नहीं भी आता मगर आता भी है। तो जब एटम बहुत छोटा है तो मॉलिक्यूल भी बहुत छोटे होते हैं, हमें नजर नहीं आते। एंड ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग बॉन्ड्स, बांड टूट रहे हैं, बांड बन रहे हैं, हमें कहाँ नजर आते हैं? हमें नहीं नजर आते। इसी तरह रीअरेंजमेंट, ये लफ्ज है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है उसमें एटम रीअरेंज हो रहे हैं, एक जगह से उतर के मतलब एक मॉलिक्यूल है उसमें एटम रीअरेंज हो रहे हैं, एक जगह से उतर के एटम दूसरी जगह जा रहा है, हमें क्या पता कैसे जा रहा है। एंड लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एटम नजर नहीं आता तो इलेक्ट्रॉन हमें खाक नजर आएगा, तो इलेक्ट्रॉन का आना जाना भी हमें नजर नहीं आता। अब हम आगे चलते हैं, अब मैं आपको एक रिएक्शन समझाता हूँ। एक रिएक्शन है हमारे पास जिसके अंदर हम ले रहे हैं स्टीम को, स्टीम कहते हैं वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस। ओके, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 के साथ। ओके, ये दो गैसेस हैं, आपस में रिएक्ट कर रही हैं, वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी गैस है, दोनों रिएक्ट करते हैं, एक तो बनती है हाइड्रोजन की गैस H2 गैस। ओके 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 ओके, और एक बनता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ओके हो गया। देखो ना, ये वाला जो ऑक्सीजन पानी के साथ है, ये CO के साथ लगा दें तो CO2 बन जाएगा, ये भी गैस है। ये एक रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है। अब वो कहता है ये जो रिएक्शन आपको नजर आ रहा है, आप इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करें माइक्रो और मैक्रोस्कोपिक दोनों इवेंट्स के ऊपर। तो हमारी बुक में तो बड़ी डिटेल है ना, मैंने थोड़ा शॉर्टकट के अच्छी सोच समझ के साथ ये टॉपिक लिखा है, आप तसल्ली से इसको देख लें। ये माइक्रो और मैक्रो के बाद हमारी बुक में जो लिखा हुआ है उसको मैंने प्यारे से तरीके से लिखा है कि मैक्रो एंड माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स इन रिवर्सिबल रिएक्शन। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में माइक्रो और मैक्रोस्कोपिक जो इवेंट्स होते हैं वो, एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या बला है वो, ये हमने थोड़ा सा देखना है। ठीक हो गया। अच्छा, एक बात मैंने आपको बतानी थी, ये डबल एरो जो होता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन को जाहिर करता है, और सिंगल एरो जो होता है एक हेड वाला वो इरिवर्सिबल रिएक्शन को जाहिर करता है। तो प्यारे बेटे, मैं इसी रिएक्शन को माइंड में रखते हुए आपको ये बात लिख कर दिखाई है मैंने। वो कहता है कंसीडर, मैं कौन सा कलर यूज करूं? रेड। वो कहता है कंसीडर, फर्ज करें अ रिएक्शन बिटवीन स्टीम एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस इज द रिएक्शन बिटवीन स्टीम एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोनों इवेंट मैं स्टडी कराऊंगा। मैक्रोस्कोपिक इवेंट क्या हो रहा है? वो कहता है ऑन मिक्सिंग, जब आप इनको मिक्स करोगे तो मैक्रोस्कोपिक चेंज जो आएगा और ऑब्जर्व्ड, हम उसे देख सकते हैं। कैसे?
चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में चेंज आएगा। मतलब कैसे, आपने हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड को जितना भी मिकदार में लिया, आप उनको मिक्स कर रहे हैं ना, तो इनकी कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता घटना शुरू हो जाएगी जैसे रिएक्शन शुरू होगा। क्यों? क्योंकि ये रिएक्टेंट किस में जाना शुरू कर देंगे, प्रोडक्ट में जाना शुरू कर देंगे। तो ये हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं कि कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, इसका मतलब मैक्रोस्कोपिक इवेंट हो रहा है। जरा माइक्रो की तरफ आए, माइक्रोस्कोपिक इवेंट की तरफ आए। ऑन मिक्सिंग स्टीम एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोलेजन्स, इनके दरमियान नंबर ऑफ कोलेजन्स होंगी, टकराव होंगे, बिटवीन देम, देम का मतलब है इन दोनों के दरमियान अक्कर होंगे, एज जैसा माइक्रो इवेंट्स, एज माइक्रो इवेंट्स। देखो हमने अभी बताया था कि कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स। ओके, बॉन्ड इन CO, इसके अंदर जो बॉन्ड है, और H2O आर ब्रोकन, इसके और इसके अंदर जो बॉन्ड है वो टूटेंगे, ये भी माइक्रोस्कोपिक इवेंट है। न्यू बॉन्ड्स, नए बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, बनेंगे, टू गिव H2 एंड CO2, H2 और CO2 जब बनेगा तो नए बॉन्ड जो है ना वो बनेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह ये तो मैंने लिखा है ना रिएक्शन, ये रिएक्शन बेसिकली इरिवर्सिबल नहीं बल्कि रिवर्सिबल होता है, जिसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में जा रहे होते हैं, फिर प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में आ रहे होते हैं। तो इसी तरह माइक्रोस्कोपिक इवेंट होगा जब H2 का बॉन्ड टूटेगा, CO2 का बॉन्ड टूटेगा, फिर ये दोनों। इसी तरह यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक इवेंट इन दोनों का भी होगा, पहले ये कोलाइड करेंगे, फिर इनके बॉन्ड टूटेंगे और ये बना देंगे। तो अगर पेपर में आ जाता है सवाल कि भाई किसी भी रिएक्शन, किसी इरिवर्सिबल रिएक्शन या रिवर्सिबल रिएक्शन में आप लोग जाहिर करें क्या कि कौन कौन से मैक्रोस्कोपिक इवेंट हो रहे हैं और कौन कौन से माइक्रोस्कोपिक इवेंट हो रहे हैं, तो आप यही चीज लिख दीजिएगा। अगर आप से पूछता है ना इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में, तो फिर आप लोग इनमें से कोई रिएक्शन लिख दें, ये वाला लिख दें, जहां जहां रिएक्टेंट हैं वहां ये दो लिख दें, जहां प्रोडक्ट हैं वहां ये दो लिख दें। अगर वो आपसे रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए पूछता है कि ये फलां रिवर्सिबल रिएक्शन में माइक्रो और मैक्रोस्कोपिक इवेंट लिखें, तो फिर आप ये वाला रिएक्शन लिख लें। तो अगर आप इसको यूं लिख लेंगे ना, सीधा तीर लगा देंगे, तो अभी तक ये इरिवर्सिबल है, क्योंकि पहले पहले तो ये इरिवर्सिबल ही होता है ना, यानी ये दो मिलके ये बनाते हैं, बाद में ये पीछे आता है। तो ये लिख दें, तीर ये वाला लगा दें तो भी ठीक है। तो मेरा आपको मशवरा है, जैसा भी वो क्वेश्चन दे आप ये वाला तीर लगाएंगे अगर इरिवर्सिबल है, आप डबल एरो लगाएंगे अगर रिवर्सिबल है। ओके हो गया। अब हम आगे चलते हैं प्यारे बेटे। तो मैं आपको बताता हूं कि इस रिएक्शन को अगर मैं आगे लेकर चलूं, मैं इसको रिवर्सिबल स्टेट में लिखूं, तो H2 जो है ये हमारा रिएक्टेंट है और CO भी रिएक्टेंट है। दे विल रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस विद कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक हो गया। अब क्या होगा, जब ये आपस में मिलेंगे तो ये बना देंगे। अब सुनो मेरी बात, शुरू में पता क्या होता है, शुरू में ये बहुत ज्यादा होते हैं, प्रोडक्ट तो होते नहीं ना, रिएक्टेंट ही होते हैं सिर्फ। आप रिएक्टेंट मिक्स करते हैं, ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। जब काफी सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे तो वो प्रोडक्ट आपस में फिर मिलके दोबारा से पीछे आएंगे और क्या बनाएंगे, रिएक्टेंट बनाएंगे। सही हो गया। तो अब ये फॉरवर्ड भी चलता रहेगा, रिवर्स भी चलता रहेगा। इस रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इसको हम जरा ग्राफ की मदद से ना समझ लें। हमारे पास ये ग्राफ है जिसमें एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया हुआ है, वाई एक्सिस पे हमने कंसंट्रेशन ली हुई है। तो इस ग्राफ को समझते हैं। ये ग्राफ है जिसमें शुरू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है, जो कि H2O है, और साथ में क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ये दोनों रिएक्टेंट हैं, इनकी कंसंट्रेशन बहुत हाई है। आपको कैसे पता? क्योंकि शुरू में रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होते हैं, प्रोडक्ट तो होते नहीं है। और इस ग्राफ से कैसे पता चल रहा है कि रिएक्शन इन दोनों की कंसंट्रेशन हाई है? देखो भाई, इस पॉइंट पे 0 है, इस पॉइंट पे 2 है, इस पॉइंट पे 6 है, इस पॉइंट पे 8, इधर 10 है, इधर 12 है, इधर 14 है। तो ये ऊपर जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होती है, इस लाइन पर नीचे जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है। तो जो प्रोडक्ट होंगे उनकी कंसंट्रेशन यहाँ होगी। प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, और साथ में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये दोनों जो है ये बहुत कम, मतलब 0 है। तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, रिएक्शन आगे बढ़ेगा, तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो घटना शुरू हो जाएगी। ये देखो ऐसे,
ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी गोस ऑन डिक्रीज, ये कम होती जाएगी। ओके, ये कंसंट्रेशन फॉलिंग कर रहा है, आपको पता है ये कंसंट्रेशन कम हो रही है। किसकी कम हो रही है? इन दोनों की कम हो रही है। और आहिस्ता आहिस्ता जो प्रोडक्ट हैं उनकी कंसंट्रेशन में इजाफा हो रहा है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, ठीक है, ठीक है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। मगर एक वक्त ऐसा आएगा कि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो मजीद बढ़ना बंद हो जाएगी और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो मजीद घटना बंद हो जाएगी, एक ही लेवल पर रहेगी। ये देखो ना, इसको पीछे ले आओ जरा, यहाँ पर आ जाएगी किसकी? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और इसको पीछे ले आओ ना, यहाँ पर आ जाएगी किसकी? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। तो वो वक्त जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मजीद चेंज ना हो, रुक जाए, कंसंट्रेशन चेंज हो ना, उस वक्त को क्या कहते हैं? उस वक्त को कहते हैं इक्विलिब्रियम। रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ गया है और इस लाइन से हम उसे जाहिर करते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर क्या आ गया है? इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि मजीद जो रिएक्टेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन घट नहीं रही, सीधी लाइन चल रही है, मजीद नीचे को नहीं आ रही। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जितनी बढ़नी थी बढ़ गई, अब मजीद नहीं बढ़ रही, सीधी लाइन हो गई है। ठीक है, ओके हो गया भाई जी। अब आपको मैं मजेदार बात बताऊं, आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना, इस टेक्स्ट बुक के अंदर एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है, मैं टेक्स्ट बुक उठा लूं, नाराज ना होना, मुझे देखना होगा। पेज नंबर है आपकी टेक्स्ट बुक का 169 पेज पे क्विक चेक क्वेश्चन बी है। सवाल है, व्हाई डू द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन व्हेन आ रिएक्शन, हाँ, सवाल है, व्हाई डू द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन व्हेन अ रिवर्सिबल रिएक्शन अप्रोच द इक्विलिब्रियम स्टेज। जब कोई रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज तक पहुंचता है तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका जो रेट है वो स्लो क्यों हो जाता है, कम क्यों हो जाता है? ठीक है, ये अगर सवाल आए तो आप ये वाला जवाब लिखना जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये अगर सवाल आ जाता है तो वैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कब इस्टेब्लिश होता है, कैसे इस्टेब्लिश होता है। या ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है वो कि जब रिएक्शन शुरू होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में तेज होता है और रिवर्स रिएक्शन जो है वो नहीं होता। जब रिएक्शन थोड़ा सा बढ़ जाता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो हो जाता है और रिवर्स रिएक्शन फास्ट हो जाता है। या आप इसको लिख लेना, जो तीनों बातें मैंने की, तीनों का आंसर जो है वो यही है। मैंने बुक से देखकर ही उसको कंप्राइज करके लिख दिया है। आइए इसे देखते हैं। वो मैंने समझाया हुआ है, आपको रीड कराऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। देखें, एट बिगिनिंग, शुरू में, द रेट ऑफ फॉरवर्ड, इस एफ का मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन इज मैक्सिमम। फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो बहुत तेज होता है। वजह, ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। और हम आगे पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन कि अगर रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है तो फॉरवर्ड का रेट भी बहुत ज्यादा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ, कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ऊपर वाली एग्जांपल को अगर हम कोट कर लें तो उसमें रिएक्टेंट कौन थे? पानी और कार्बन मोनोऑक्साइड। पानी और कार्बन मोनोऑक्साइड डीकंपोजेस, घट रही है, तबाह हो रही है, लीडिंग टू डिक्रीज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इससे क्या हो रहा है? फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो स्लो हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन दोनों की कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ घटती जा रही है। ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया है। वो शुरू में रेट तेज क्यों होता है, बाद में कम क्यों हो जाता है, मैंने पढ़ाया है। ये जवाब भी मैंने आपको पढ़ाया। खैर, आइए आगे चलते हैं मेरे प्यारे बेटे। नेक्स्ट उसने क्या लिखा? एज, जैसा कि एज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर इस इक्वेशन को देखें तो H2 और CO2 हमारे प्रोडक्ट हैं, इंक्रीज्ड मोर एंड मोर कोलिजन्स बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स अकर। जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये बनते चले जाएंगे, जब बनेंगे तो इनमें भी कोलिजन्स शुरू होंगी ज्यादा से ज्यादा, और फिर क्या होगा? कोलिजन्स अकर होंगी, इंक्रीजेस रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जब इनमें कोलिजन्स होंगी इनके बॉन्ड टूटेंगे और फिर ये आगे चलेंगे, दोबारा से मतलब पीछे आएंगे और ये रिएक्टेंट दोबारा बनाएंगे, तो फिर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। आगे चलें। इवेंचुअली, अचानक, अ टाइम, एक वक्त कम्स आता है, व्हेन, जब, बोथ रिएक्शन टेक प्लेस एट द सेम रेट, दोनों रिएक्शन जो है वो सेम रेट पे टेक प्लेस हो जाते हैं।
यानी फॉरवर्ड और रिवर्स जो है वो सेम रेट के ऊपर आ जाते हैं, तो उस हालत को, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? दिस स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। नीचे मैंने रिएक्शन भी लिख दिया है। ओके, आगे चलते हैं मेरे प्यारे बेटे। अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है। तो कल के लेसन में मैं इस पे ज्यादा डिबेट नहीं करूंगा। केमिकल इक्विलिब्रियम अगर पेपर में आ जाए तो आप यही ब्लैक वाली डेफिनेशन जो मेरे सामने लिखी हुई है ये लिखिएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम आए तो भी यही लिखना, डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाए, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो भी यही लिखना। मैंने इस अंदाज से लिखी है कि ये एक केमिकल इक्विलिब्रियम को भी एक्सप्लेन कर रही है और डायनेमिक इक्विलिब्रियम को भी एक्सप्लेन कर रही है डेफिनेशन। तो प्यारे बेटे ये डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। देखो वो कहता है द स्टेट, हालत ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की वो हालत एट विच, जिस पर कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर डज नॉट चेंज, रिएक्शन मिक्सचर की कंपोजिशन चेंज नहीं होती बल्कि रिमेन कांस्टेंट हो जाती है। अब ये रिएक्शन मिक्सचर क्या होता है मैं बताता हूं आपको, क्योंकि आप रिवर्सिबल रिएक्शन को क्लोज कंटेनर में करते हैं। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये क्लोज कंटेनर में हो रहा है, एक ऐसा कंटेनर जिसमें आपने स्टीम और कार्बन मोनोऑक्साइड डाल दिए और फिर इसको बंद कर दिया, ढक दिया, तो वो प्रोडक्ट में चेंज हुए, फिर थोड़ी देर बाद प्रोडक्ट रिएक्टेंट में हुए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में। तो ये क्या है, इसमें जितनी भी चीजें हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे, यानी ये दोनों रिएक्टेंट और ये दो प्रोडक्ट, इन सब को बोलते हैं रिएक्शन मिक्सचर। वो कहता है जब एक ऐसी हालत रिवर्सिबल रिएक्शन की जिस पर रिएक्शन मिक्सचर मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशंस हैं वो कांस्टेंट हो जाती है। कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर का मतलब है इसकी भी तमाम की जो कंसंट्रेशंस हैं, आप कंपोजिशन की जगह कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर भी लिख सकते हैं। एंड और रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल, आगे जाने वाले रिएक्शन की रफ्तार पीछे आने वाले रिएक्शन की रफ्तार बराबर हो जाती है, बट मगर अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इज कॉल्ड, एक आगे को होता है एक पीछे, इज कॉल्ड स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, या हम इसे डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। मेरे बेटे ये जो मैंने लिखा है ना, इसको समझाने का संघर्ष है। मैं अगर ये आपको समझा पाया तो पूरा चैप्टर आपको समझ आ जाएगा, अगर मैं फेल हो गया तो फिर आपको मैं पूरा चैप्टर कभी भी नहीं समझा सकता। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, अल्लाह करे आपको मेरी बात समझ आ जाए। मेरे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें रिएक्टेंट ए इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बी। फर्ज करो हमने शुरू में रिएक्टेंट लिया 10 ग्राम, सही हो गया, फिर जो है ना ये रिएक्शन शुरू हुआ, ये कितने ग्राम था, 0 ग्राम, सही है। A इज कन्वर्टेड इनटू B, A B में तब्दील हो रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा कि यहाँ पीछे जो A है वो 1 बल्कि 2 ग्राम रह जाएगा और ये जो प्रोडक्ट है ये 8 ग्राम बन जाएगा। ओके, फिर जब ये 8 ग्राम बन जाएगा B वाला, तो ये पीछे आना शुरू कर देगा, ये रिएक्शन रिवर्स को भी चल पड़ेगा। ओके सर जी, चल पड़ा। अब क्या होगा कि ये रिएक्टेंट जो है, सॉरी प्रोडक्ट जो है, ये पीछे को आ रहा है, और ये जो है ना फर्ज करो 4 ग्राम जो है बना, और ये कितना रह जाएगा, ये 6 ग्राम रह जाएगा। सही है सर जी। अच्छा, फिर ये आगे को भी जा रहा है, ये पीछे को भी जा रहा है, अब दोनों रिएक्शन चल रहे हैं। ऐसा हुआ कि इक्विलिब्रियम आ गया। अब इक्विलिब्रियम आ गया, उस इक्विलिब्रियम पर हमने देखा कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो जो है वो 4 से दोबारा घट के 2 ग्राम हो गई थी, और इसकी कंसंट्रेशन किस पे चली गई, 8 ग्राम पे चली गई, और इक्विलिब्रियम आ गया। सर जी ये कैसा इक्विलिब्रियम है, रिएक्टेंट 2 ग्राम है, प्रोडक्ट 8 ग्राम है। मैंने कब कहा है कि इक्विलिब्रियम का मतलब है तराजू के 2 पलड़े बराबर हों, मैंने ये कहा ही नहीं। देखो इक्विलिब्रियम है क्या, समझो। अब इक्विलिब्रियम आ गया है, इसका मतलब कि जो ए की कंसंट्रेशन है वो 2 ग्राम पे आके रुक गई है, जो बी की कंसंट्रेशन है वो 8 ग्राम पे आके रुक गई है, चेंज नहीं हो रही। ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, रिएक्शन फिर भी दोनों चल रहे हैं, फॉरवर्ड भी चल रहा है, रिवर्स भी चल रहा है। अब समझना, और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर है, यानी जिस रफ्तार से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं उसी रफ्तार से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील हो रहे हैं। कैसे, जरा समझना मेरे प्यारे बेटे। यहां पर 1 सेकंड में फर्ज करो, ये 1 सेकंड में मैं लिखता हूं 1s, 1 सेकंड में 1 ग्राम ए बी में तब्दील होता है। उसी 1 सेकंड में 1 ग्राम बी जो है, उसी 1 सेकंड में 1 ग्राम बी किस में चेंज हो रहा है,
ए में चेंज हो रहा है। अब समझना, जब 1 सेकंड में यहां से 1 ग्राम निकलेगा तो यहां कितने ग्राम बच जाएगा? 1 ग्राम बच जाएगा। 1 ग्राम निकला, रास्ते में है, और उसी वक्त, बिल्कुल उसी वक्त, जहां जिस वक्त यहां से 1 ग्राम निकला था, उसी वक्त इस बी से भी तो 1 ग्राम निकल पड़ेगा ना। तो यहां से 1 ग्राम निकलेगा तो यहां 7 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और ये जनाब यहां रास्ते में आ गया। अब 1 ग्राम इधर से भी रास्ते में है, इधर से भी रास्ते में है। जैसे ही ऊपर वाला 1 ग्राम बी में आएगा, नीचे वाला 1 ग्राम ए में चला जाएगा। ये दोबारा 2 ग्राम हो जाएगा, ये दोबारा 8 ग्राम हो जाएगा। और ये इतनी स्पीड से हो रहा है कि हमें देखने वाले को ऐसा लगता है कि ए की कंसंट्रेशन 2 पर आके रुक गई है और बी की कंसंट्रेशन 8 पे आके रुक गई है। इसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मतलब कैसे? एक बात मैंने लिखी थी कि रिएक्शन के कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर डज नॉट चेंज। कंपोजिशन चेंज नहीं होती। मतलब ए जो है वो 2 ग्राम पे आके रुक गया, बी जो है वो 8 ग्राम पे आके रुक गया। कंपोजिशन या कंसंट्रेशन लिख लें तो ज्यादा मजा आएगा। कंसंट्रेशन ऑफ ए भी कांस्टेंट हो गई, बी भी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये हरगिज नहीं कहते कि इधर भी 5 ग्राम, इधर भी 5 ग्राम, वो आके रुक गए तो ये इक्विलिब्रियम है। ये जरूरी तो नहीं है कि दोनों 5-5 ग्राम हो, ठीक है। ओके, अब आगे चलेंगे। अब इसी चीज को हम समझते हुए ना, हम 3 ग्राफ भी देखेंगे और 3 कंडीशंस भी देखेंगे। तो प्यारे बेटे, ये जो मैंने आपको कंडीशंस बताई है, आप बता सकते हैं इसमें कौन सी चीज ज्यादा है? इसमें प्रोडक्ट की मिकदार ज्यादा है और रिएक्टेंट की मिकदार जो है वो कम है। तो इस ग्राफ को हम देखते हैं जिसमें रिएक्टेंट की मिकदार जो है वो क्या है? कम है, और प्रोडक्ट की मिकदार ज्यादा है जब इक्विलिब्रियम आ चुका है उसके बाद। तो इधर कौन सा ग्राफ बनेगा मैं बताता हूं। ये बनाएं, देखें, ये रिएक्टेंट है ए, दैट इज गोइंग ऑन डिक्रीज, ये कम हो रहा है, रिएक्टेंट ए। ओके, ए रिएक्टेंट। और यहां पे हम ये ग्राफ बना रहे हैं कर्व, ये कंसंट्रेशन ऑफ बी के लिए। बी की कंसंट्रेशन वक्त के साथ साथ बढ़ रही है, तो दिस इज द ग्राफ फॉर कंसंट्रेशन ऑफ बी। ओके, ये ग्राफ है, ये आगे देखो, ये आगे चल के ये सीधा हो गया, ठीक है। यहां से भी ये सीधा हो गया, नीचे से भी ये कर्व क्या हो गया? सीधा हो गया। और जहां ये दोनों सीधे हो गए, वहां पे क्या आ गया? वहां पे इक्विलिब्रियम आ गया। अब इक्विलिब्रियम के बाद जरा कंसंट्रेशन चेक करना बी की। बी की कंसंट्रेशन है इस पॉइंट पे, इसको पीछे ले आओ ना, तो आपको बी की कंसंट्रेशन मिलती है। ए की कंसंट्रेशन देखना, इसको पीछे ले आओ, यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन। अब बी की कंसंट्रेशन फर्ज करो 8 ग्राम है, और जो ए की कंसंट्रेशन है वो कितनी है? ए की कंसंट्रेशन है, 1 मिनट, हाँ बिल्कुल, ए की कंसंट्रेशन कितना है? 2 ग्राम है, ठीक है। अब ए की कंसंट्रेशन कम है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। तो ये वाला ग्राफ बनेगा। ओके, इसका जरा रिवर्स कर लेते हैं, उलट कर लेते हैं कि भाई अगर ऐसा हो कि भाई रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा रह जाए और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो कम बने। मतलब इसका रिवर्स कर लें, यहां लिख लें, वहां जगह नहीं है, कि ए कन्वर्टेड इनटू बी एंड बी कन्वर्टेड इनटू ए। ए की मिकदार 8 ग्राम रह जाए और बी की मिकदार 2 ग्राम हो जाए, यानी ए की कंसंट्रेशन ज्यादा है और बी की कंसंट्रेशन कम है और इक्विलिब्रियम आ गया है। ऐसा हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रेट बराबर हो जाए, यानी 1 सेकंड में जितना ए की मिकदार बी में जा रही है, उसी 1 सेकंड में बी की मिकदार ए में आ रही है, उतनी ही। ओके, तो ग्राफ थोड़ा सा चेंज होगा। ग्राफ मैं बताता हूं, ऐसे होगा ग्राफ, नीले नीले कलर से ए की कंसंट्रेशन बनाते हैं, ग्राफ यूं होगा, ये देखना, ये ऐसे, एक मिनट, ग्राफ यूं होगा, ये डिक्रीज 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 ऐसे, ठीक। ये ए की कंसंट्रेशन का ग्राफ है जो वक्त के साथ कम हो रही है, फिर सीधी हो गई है, मतलब फिर चेंज नहीं आ रहा कंसंट्रेशन में। जब कंसंट्रेशन में चेंज आना बंद हो जाए तो इक्विलिब्रियम आ जाता है। और ये है बी की कंसंट्रेशन, वक्त के साथ बड़ी 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 यहाँ तक बड़ी, फिर आगे सेम हो गई, ठीक है। ये बी की कंसंट्रेशन है। आप खुद देख सकते हैं कि इस पॉइंट के बाद जो है ये बराबर हो गए हैं, दोनों लाइनें बराबर हो गई हैं, दोनों कर्व सीधी हो गई हैं, तो इक्विलिब्रियम आ गया है। तो अब मेरे बेटे आप देखना कि किसकी कंसंट्रेशन हाई है इक्विलिब्रियम आ जाने के बाद और किसकी लो है। तो प्यारे बेटे देखो, ये कंसंट्रेशन ऑफ ए का ग्राफ है, देखो ये ऊपर है, इस लाइन में ऊपर है, तो कंसंट्रेशन हाई है ए की, और इसको देखो इक्विलिब्रियम पर इसकी कंसंट्रेशन क्या है? लो है, कम है। समझ गए ना सर जी? ये 8 और ये 2 तो नहीं है, 2 और 8 तो नहीं है बेटा जानी, जरूरी नहीं है। यहाँ पे आप इसको 4 ग्राम, इसको आप जो है ना 6 ग्राम कर दो, इसको आप 4 ग्राम कर दो, फिर तो ये वाली जगह आपको समझ आती है ना।
जी हाँ। अब आगे चलते हैं। एक ऐसी इक्विलिब्रियम भी होती है जिस पर 5-5 ग्राम, यानी ए भी 5 ग्राम, बी भी 5 ग्राम, दोनों बराबर हो जाते हैं। यानी ए की कंसंट्रेशन भी 5 ग्राम है और बी की कंसंट्रेशन भी 5 ग्राम है। तो ये क्या आ चुका है? इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम की हालत के लिए हम यहां लिखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तब क्या ग्राफ आएगा? तब ग्राफ देखना ये ऐसे, ठीक है, और नीचे वाला ग्राफ देखना, नीचे वाला ये ऐसे, ये देखो दोनों की बराबर हो गई। तो यहाँ पे जहाँ पे दोनों की बराबर हुई कंसंट्रेशन, वहां पे क्या आ गया? वहां पे इक्विलिब्रियम आ गया। तो दैट इज गोइंग डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड गोइंग इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी, बट इवेंचुअली द टाइम हैज बीन अटेन। वो वक्त आ गया है जब दोनों का रेट बराबर, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो गई। ये देखो 5 ग्राम दोनों की। तो इसका मतलब जो इक्विलिब्रियम है वो किसी भी कंसंट्रेशन पर आ सकता है। दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, 5 ग्राम 5 ग्राम, इक्विलिब्रियम आ जाता है। ए की कंसंट्रेशन हो जाए 2 ग्राम और बी की हो जाए 8 ग्राम, इक्विलिब्रियम आ सकता है। उल्टा कर दें, ए की हो जाए 8 और बी की हो जाए 2 ग्राम, इक्विलिब्रियम आ सकता है। ए की कंसंट्रेशन हो 1 ग्राम, बी की हो 9 ग्राम, इक्विलिब्रियम आ सकता है। बी की हो 1 ग्राम, ए की हो 9 ग्राम, इक्विलिब्रियम आ सकता है। क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब ही यही है कि रेट बराबर हो, यानी आगे वाले रिएक्शन की रफ्तार पीछे वाले रिएक्शन की रफ्तार के बराबर हो, ना कि तराजू के 2 पलड़े बराबर हों, एक में 1 किलो सेब, एक में 1 किलो का वेट। ऐसा हमने कहा ही नहीं। ओके, आगे चलते हैं। अब आपकी बुक जो है ना, इस किताब में आपकी जो टेक्स्ट बुक है, इसमें हमारे पास क्विक चेक 8.1 है। 8.1 का पहला सवाल है, डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रोस्कोपिक इवेंट। वो मैंने लिख दिया हुआ है, वहां से करेंगे। दूसरा सवाल है, द इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। जो भी इक्विलिब्रियम होता है वो डायनामिक होता है। डायनामिक का मतलब है चल रहा है, आगे को भी पीछे को भी, आगे को भी पीछे को भी। बाहर लगता है नहीं चल रहा रिएक्शन, क्योंकि कंसंट्रेशन जो फिक्स हो गई, ए की 2 पे आके रुक गई, बी की 8 पे आके रुक गई, देखने वाला तो कहेगा कोई रिएक्शन नहीं चल रहा। मैक्रोस्कोपिक लेवल पर लगेगा कोई रिएक्शन नहीं चल रहा, मगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब जाके देखेंगे तो कंसंट्रेशन ए की बी में जा रही होगी, बी की ए में आ रही होगी। और यही वो आपसे पूछ रहा है कि द इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक इवेंट। माइक्रोस्कोपिक इवेंट में एक्सप्लेन करें। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर पेज नंबर 166 पे, ये ऊपर, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, अगर आपको कैमरे में नजर आ रहा है, यही है इसका आंसर। इस दूसरे सवाल का ये आंसर है। अगर वो कहे ना कि भी जो इक्विलिब्रियम होती है वो डायनामिक है, मतलब चल रहा है इक्विलिब्रियम, आगे को भी रिएक्शन जा रहा है, पीछे को भी जा रहा है, तो माइक्रोस्कोपिक इवेंट के लिहाज से इसको एक्सप्लेन करें, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो यही आंसर जो मैंने आपको दिखाया है, आप इसको लिख देंगे। मैंने इसको इस ब्लैक कलर के हरूफ से वहां से चुरा के यहां लिख दिया है। तो आइए इसको देखें, इसको रीड कर लेते हैं। मैं लाइनें नहीं लगाऊंगा, बच्चे एतराज करते हैं, छोटी राइटिंग है, लाइनें नहीं लगाता, सिर्फ ऐसे हल्का फुल्का। एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, छोटे लेवल पर, देयर इज इंटेंस एक्टिविटी, वाजे एक्टिविटी हो रही होती है, जो हमें बाहर नहीं नजर आ रही होती, क्योंकि हम आम आंख से देख रहे हैं। द इंडिविजुअल, अलग से, मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे होते हैं, टू रिएक्ट, एक दूसरे से रिएक्ट करने के लिए मिल रहे होते हैं, कंबाइन हो रहे होते हैं। एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट आल्सो, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल भी कंबाइन हो रहे होते हैं, टू गो बैक इनटू रिएक्टेंट, ताकि वो आपस में कंबाइन होकर किस में जाएं? रिएक्टेंट में जाएं। द रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस इज जस्ट इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स प्रोसेस। तो जो आगे जाने का रेट है, पीछे जाने का रेट है, दोनों प्रोसेस का जो रेट है वो इक्वल हो जाता है सेम रफ्तार से। देयरफॉर इट इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। लिहाजा ये क्या है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। इसको आप लिख देंगे। और आज के लेक्चर की जो आखिरी बात है ना, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। वो है हमारी बुक में ये टॉपिक, इस ये जो पीले कलर के हाईलाइट किए गए हैं, इनसे नीचे टॉपिक है रिलेशन बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स। मैक्रो और माइक्रोस्कोपिक इवेंट में क्या ताल्लुक है? अजीब सा लिखा हुआ है यहाँ, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि काफी मुश्किल लिखा हुआ है इस जगह पर। तो मैंने इसको जरा आसान कर दिया है, मैंने आसान करके यहाँ लिख दिया है। आप यहाँ से पढ़े ही ना, आप ये मेरे वाला पढ़ लें, आपके एमसीक्यू भी क्लियर हो जाएंगे, आपके शॉर्ट भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये आएगा भी शॉर्ट क्वेश्चन
कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो। मैं आपको बताऊं क्या ताल्लुक है, पहले बता देता हूं फिर रीड करवा दूंगा। बेसिकली जो माइक्रोस्कोपिक लेवल है ना वो छोटे लेवल पे हो रहे होते हैं, बांड टूट रहे हैं, बांड बन रहे हैं, मालिक्यूल टकरा रहे हैं, तो ये छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल आपस में कंबाइन होके मैक्रोस्कोपिक चेंज बनाते हैं। जाहिर है ये छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स चेंजेस होती हैं तो बड़े बड़े मैक्रोस्कोपिक चेंज आते हैं। तो पहले तो ये माइक्रो होती हैं, फिर हमें नजर आने वाले मैक्रो होते हैं, बस यही बात है। यही उसने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मैं बैठ जाऊं नीचे जमीन पे बैठ जाता हूँ, देखो आपको मैं नजर आऊं ना आऊं ये आना चाहिए नजर, पीछे भी हो जाता हूँ। देखो वो कहता है मैक्रोस्कोपिक इवेंट जो होते हैं ना दैट वी ऑब्जर्व, जिन्हें हम देख रहे होते हैं इन अ सिस्टम, किसी सिस्टम में, आर द कंबाइंड, ये लफ्ज है कंबाइंड, रिजल्ट ऑफ मैनी, बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स। जो बड़े इवेंट्स हैं वो मैक्रोस्कोपिक इवेंट का रिजल्ट होते हैं। अब यहां से नया फिक्रा शुरू होता है। एट माइक्रोस्कोपिक लेवल पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली कोलाइड, एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं, बांड ब्रेक हो रहे होते हैं, नए बांड बन रहे होते हैं, ठीक है। एंड दीज प्रोसेसेस, कौन से प्रोसेसेस, यही कोलाइडिंग, बांड ब्रेकिंग, बांड फॉर्मेशन, कंट्रोल द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, एंड एक्सटर्नल कंडीशंस, ठीक है। तो वो कहता है दीज प्रोसेसेस कंट्रोल द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो तब्दील हो जाते हैं, यानी कि ये जो प्रोसेस हैं ये चेंज हो जाते हैं अगर एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो जाए या एक्सटर्नल कंडीशन चेंज हो जाए, तो कोलाइडिंग, बॉन्ड ब्रेक और बॉन्ड फॉर्मेशन चेंज हो जाते हैं। जब कोलाइडिंग, बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड फॉर्मेशन चेंज हो जाते हैं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन भी चेंज हो जाते हैं। आगे चलते हैं। व्हेन, जब ऑल दीज माइक्रो चेंजेस अकर टूगेदर, जब तमाम ये माइक्रो चेंजेस इकट्ठे होते हैं, दे अपीयर टू अस एज, ये हमें नजर आते हैं एज द मैक्रोस्कोपिक चेंजेस विजिबल टू द नेकेड आई। बस यही लिख लेना है, मैंने समझाया भी है और रीड भी करवा दिया है। अल्लाह करेगा आपको मेरी बातें समझ आ जाएंगी। तो स्क्रीनशॉट जो है आप इसका ले लें, ये आपके नोट्स बन गए इस चैप्टर के पहले आर्टिकल के। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।